बाबर आजम की ड्रेसिंग रूम में शाहीन शाह अफरीदी के साथ गर्मा गर्मी जो 4 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। 75 साल में हमने ऐसा माहौल नहीं देखा, ऐसी मुखलिस टीम हमने नहीं देखी जिसमें हर बंदा दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहा है और कोई किसी की टांग नहीं खींच रहा। श्रीलंका से मैच हारने के बाद जब बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में गए और सबकी कारकर्दगी पर बात कर रहे थे तो वहां पर कुछ गर्मा गर्मी हुई। कोई अपने आप को सुपरस्टार मत समझे और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। जो शाहीन अफरीदी हैं उन्होंने जवाब दिया कि अच्छी बॉलिंग की है, उनकी तो आप तारीफ करें, इंतहाई नाअहली है हमारी मैनेजमेंट की जो इस चीज को हैंडल नहीं कर सकी और प्लेयर्स अब रिपोर्टेडली आमने सामने आ गए हैं। आप जरा ये जो ट्रैवल प्लान है एशिया कप का पाकिस्तानी टीम का वो जरा स्क्रीन पर देखिए, किस तरह से बाय रोड लाहौर से मुल्तान, फिर मुल्तान से लाहौर, फिर लाहौर से श्रीलंका, फिर श्रीलंका से वापस, फिर यहाँ से दोबारा वहाँ पर, और वहाँ पर किस तरह बाय रोड ट्रैवल किया गया। यानी इतना टाइट ये ट्रैवल प्लान है, भयानक तरीन जो पैथेटिक फैसला था कि रिजर्व डे का। आप मुझे बताइए, इसकी मैं कहता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपने ये क्यों कबूल किया। आप देखिए कि उस रिजर्व डे ने हमें पूरा एशिया कप हमें कॉस्ट हुई, उसके साथ साथ जो ये वाले वाकयात अब हो रहे हैं, टीम आमने सामने है। और अगर आप रिजर्व डे नहीं रखते तो ना हमारे रन रेट को मसला होता, अगर बारिश हो जाती तो 1 पॉइंट हमें मिल जाता, हम बड़ी आसानी के साथ हम क्वालिफाई कर सकते थे। और ये जो इंजरीज का मामला हुआ, जो टीम पर इतनी ज्यादा तनकीद हुई, आप सिर्फ वहां पर टीम पर और बाबर आजम पर लगे हुए हैं, इधर आपका ध्यान नहीं जा रहा। यार हद है मतलब इस फैसले की जो कि अरबों रुपए के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए किया गया, ना कि कौमी मफाद में और कौमी टीम के मफाद में। रमीज राजा को हटाया, इतना अच्छा मैं कहता हूं वो टाइम था ना, इतनी अच्छी हमारी क्रिकेट जा रही थी, हमें मेरिट नजर आ रहा था, कोई सियासी वहां पर मुदाखलत नजर नहीं आ रही। तजियाकारों ने किस जिल्लत के साथ सरफराज अहमद को निकलवाया था। वर्ल्ड कप 2019 में सरफराज अहमद को उसके बाद किस तरह से निकाला गया, ये क्या अभी आप भूल गए हैं? ये कल की बात है। ये जो सिकंदर बख्श साहब हैं जो कि मोस्ट टॉक्सिक एनालिस्ट हैं, पता नहीं इन्होंने कब क्रिकेट खेली है, हमें तो नहीं पता। बहरहाल ये एक दिन कह रहे थे जनाब रिजवान अहमद को हटाओ, इसकी तो जगह ही नहीं बनती टीम में, और अगले दिन जब उसने परफॉर्म कर लिया श्रीलंका के खिलाफ तो कहते जी इसको कप्तान बनाओ, बाबर आजम को हटाओ। भाई बैटिंग का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने 42 ओवर में 252 रन बनाए हैं। हमारी बॉलिंग उस तरह से उसको डिफेंड नहीं कर सकी, हमारे स्पिनर्स परफॉर्म नहीं कर सके, शाहीन अफरीदी नई बॉल के साथ विकेट नहीं ले सका, ये प्रॉब्लम है। और इनको अगर आप हटाते हैं तो मुझे बता दें बेंच पर कौन बैठा हुआ है जिसको हम खिलाएं। मतलब ये इतनी सी बात लोगों तक पहुंचानी है और ये नहीं पहुंचाई जा रही, और जो गलत चीजें हैं वो आप तक रिपोर्ट की जा रही। इंडिया के मैच को साइड पे रख दें, वो इतना बड़ा हमारे साथ जुल्म हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना ज्यादा उसने हमारी टीम को नुकसान पहुंचाया है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं। पीसीबी में बड़ा अहम इजलास हुआ है कि वर्ल्ड कप से पहले टीम में क्या चेंजेस करने हैं। रिपोर्ट्स ये आई हैं कि मुमकिन तौर पर नसीम शाह जो हैं वो वर्ल्ड कप मिस कर सकते हैं। बाबर आजम की ड्रेसिंग रूम में शाहीन शाह अफरीदी के साथ गर्मा गर्मी, जी हाँ, जो 4 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। और इसी बात का हमें सबसे ज़्यादा दुख था, इसी वजह से हम टीम के साथ खड़े थे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का जो माहौल था, 75 साल में हमने ऐसा माहौल नहीं देखा, ऐसी मुखलिस टीम हमने नहीं देखी जिसमें हर बंदा दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहा है और कोई किसी की टांग नहीं खींच रहा। यहाँ कप्तान बनने की दौड़ नहीं लगी हुई और कोई कप्तान के खिलाफ ग्रुपिंग नहीं कर रहा, कोई बगावत नहीं कर रहा कप्तान के खिलाफ, जैसा कि माजी में होता रहा है और पाकिस्तान की क्रिकेट को बदनाम किया जाता रहा है। इसी वजह से हम टीम के साथ थे। लेकिन अब कुछ टॉक्सिक एनालिस्ट की वजह से, कुछ मंसूबा साजों और साजिशियों की वजह से हमारी टीम में वो माहौल बन चुका है जिसका हमें बहुत ज्यादा खतरा था, जिसका डर था कि ये नहीं होना चाहिए। श्रीलंका से मैच हारने के बाद जब बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में गए और सबकी कारकर्दगी पर बात कर रहे थे तो वहां पर कुछ गर्मा गर्मी हुई। वो क्या है वो आपको बताएंगे। साथ साथ नसीम शाह के हवाले से ताज़ा तरीन खबर आई है, वर्ल्ड कप में क्या वो हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। और इसके साथ साथ पीसीबी में बड़ा अहम इजलास हुआ है कि वर्ल्ड कप से पहले टीम में क्या चेंजेस करने हैं, तो ये भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले अगर हम नसीम शाह की मैं आपको अपडेट कर दूं तो रिपोर्ट्स ये आई हैं कि मुमकिन तौर पर नसीम शाह जो हैं वो वर्ल्ड कप मिस कर सकते हैं। उनकी जो रिपोर्ट आई है वो ठीक नहीं है। इससे पहले ये था कि वो वर्ल्ड कप से पहले रिकवर हो जाएंगे या फिर वर्ल्ड कप में आकर कोई 2-4 मैचेस के बाद ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक नसीम शाह मिस कर सकते हैं वर्ल्ड कप को, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा धचका होगा। अब आगे चलिए, जो गर्मा गर्मी वाला वाकया है ड्रेसिंग रूम में हुआ
कुछ इस तरह से है कि श्रीलंका से हारने के बाद बाबर आजम हमें बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दिए। इससे पहले भी बड़ी बड़ी हार हमने देखी हैं, वर्ल्ड कप हमने हारे हैं, लेकिन बाबर आजम उसके बावजूद बड़े कूल और बड़े ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। लेकिन इस बार जितना उन पर प्रेशर डाला गया, जिस तरह से क्रिटिसिज्म किया गया, और हम अफसोस की बात यह है कि मैनेजमेंट उनके साथ खड़ी दिखाई नहीं दी, तो शायद इस वजह से बाबर आजम ज़्यादा प्रेशर में आया। और जब वो ड्रेसिंग रूम में गए तो वहाँ पर वो तनकीद कर रहे थे कि कोई अपने आप को सुपरस्टार मत समझे और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। सीनियर खिलाड़ियों पर भी उन्होंने तनकीद की रिपोर्टेडली, और इस पर जो शाहीन अफरीदी हैं उन्होंने जवाब दिया कि जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है उनकी तो आप तारीफ़ करें। तो ये जुमला जो है वो नागवार गुजरा बाबर आजम को, और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि किसने अच्छा किया और किसने अच्छा नहीं किया। इसके बाद वो वहाँ से चले गए और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फिर होटल गए, किसी से उनकी मुलाकात नहीं, और फिर वतन वापस आ गए। तो ये रिपोर्टेडली ये चीज़ अभी तक हमारे सामने आई है। अब ये जो वाक़या हुआ है ये कितना ख़तरनाक है और कितना भयानक है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पाकिस्तानी टीम में जो एक आइडियलाइज माहौल हम देख रहे थे, जिसमें कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं था, एक रिस्पेक्ट का माहौल था, और किसी को बेंच पे बिठाया, किसी को खिलाया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और जिसको खिलाया जा रहा है पूरी टीम उसको सपोर्ट कर रही है। तो अब ये जो वाक़या हुआ है ये मैं कहता हूँ इंतहाई नाअहली है हमारी मैनेजमेंट की, जो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकी, और प्लेयर्स अब रिपोर्टेडली आमने सामने आ गए हैं। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ कि हमारा जो आप तनकीद कर रहे हैं, मैं कुछ स्टैट्स आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं, आप टीम पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपको दूसरा एंगल नहीं दिखाया जा रहा। मैं सिर्फ आपको वो दूसरा एंगल दिखाना चाह रहा हूँ। आप ज़रा ये जो ट्रैवल प्लान है एशिया कप का पाकिस्तानी टीम का, वो ज़रा स्क्रीन पर देखिए किस तरह से बाय रोड लाहौर से मुल्तान, फिर मुल्तान से लाहौर, फिर लाहौर से श्रीलंका, फिर श्रीलंका से वापस, फिर यहाँ से दोबारा वहाँ पर, और वहाँ पर किस तरह बाय रोड ट्रैवल किया गया। यानी इतना टाइट ये ट्रैवल प्लान है जो हमारी मैनेजमेंट ने अप्रूव किया, और उसके बाद जो भयानक तरीन, जो पैथेटिक फैसला था कि रिजर्व डे का, आप मुझे बताइए इसकी मैं कहता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपने ये क्यों कबूल किया। आप देखिए कि उस रिजर्व डे ने हमें पूरा एशिया कप, हमें एक तो उसका कॉस्ट हुई, उसके साथ साथ जो ये वाले वाकयात अब हो रहे हैं, टीम आमने सामने है, और जो हमारा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका था, हम सब उस पर शक कर रहे हैं। अब देखिए कि इस रिजर्व डे की वजह से हमने 2 दिन फील्डिंग की, और उसके बाद आधा दिन में हमें कहा गया जनाब आप बैटिंग करके चेज करें। यानी उस रिजर्व डे के बाद हमारी 2 बड़ी इंजरीज हुई हैं, और अब नसीम शाह का ये सामने आ रहा है कि वो वर्ल्ड कप मिस कर सकता है। यानी आप मुझे बताएं आपको ज़रूरत क्या थी। अगर आप रिजर्व डे नहीं रखते तो ना हमारे रन रेट को मसला होता, अगर बारिश हो जाती तो 1 पॉइंट हमें मिल जाता, हम बड़ी आसानी के साथ हम क्वालिफाई कर सकते थे। और ये जो इंजरीज का मामला हुआ, जो टीम पर इतनी ज़्यादा तनकीद हुई, आप सिर्फ वहाँ पर टीम पर और बाबर आजम पर लगे हुए हैं, इधर आपका ध्यान नहीं जा रहा कि वो बंदा तो सामने आया कि जिसने ये रिजर्व डे रखा है। ओडीआई क्रिकेट में फाइनल के अलावा कोई रिजर्व डे होता है ग्रुप मैचेस में? यानी मैं तो जब से क्रिकेट देख रहा हूं, मुझे आपको मिसाल दे दीजिए कि कोई रिजर्व डे ग्रुप मैचेस में रखा गया हो। यार हद है मतलब इस फैसले की, जो कि अरबों रुपए के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए किया गया, ना कि कौमी मफाद में और कौमी टीम के मफाद में। अगर ये रिजर्व डे ना होता तो मैं आपको फॉर श्योर कह रहा हूं कि हमारी टीम फाइनल तक पहुंचती। और ये जो कॉम्बिनेशन आप हर किसी को मौका मिल गया इस पर तनकीद करने का, ये बड़ी फाइन और बड़ी ज़बरदस्त टीम है। लेकिन वहाँ पर ये ट्रैवल प्लान, फिर रिजर्व डे की मामलात, उस चीज़ ने हमें इतना नुकसान पहुँचाया है कि हमारी टीम पर अब क्रिटिसिज्म हो रहा है, हमारी टीम नीचे चली गई है। अब आगे चलिए, आपको ये भी नज़र नहीं आ रहा कि जो हमारे बोर्ड में चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर सियासत की मुदाखलत हो रही है। यानी आपने रमीज़ राजा को हटाया, इतना अच्छा मैं कहता हूँ वो टाइम था ना, इतनी अच्छी हमारी क्रिकेट जा रही थी, हमें मेरिट नज़र आ रहा था, कोई सियासी वहाँ पर मुदाखलत नज़र नहीं आ रही थी, कोई ये नहीं लग रहा था कि चेयरमैन साहब की फैमिली वहाँ पर पहुँची हुई है, चेयरमैन साहब के बेटे जो हैं वो बोर्ड के मामला चला रहे हैं। आपने उसको हटाया, फिर नजम सेठी को लेकर आए, फिर नजम सेठी आपसे हजम नहीं हुआ, वो आपने एशिया कप से पहले उसको, यानी दरमियान में एक इतना बड़ा टूर्नामेंट आ गया और आपने उसको हटा दिया, फिर नया चेयरमैन लेकर आए। यार ये इस तरह से नहीं होता है। वो जो खेलने वाले वो मशीन नहीं है, वो इंसान है। इन सारी चीज़ों का टीम पर इम्पैक्ट जाता है। जब आपके बोर्ड में मामलात मुस्तहकम नहीं होते तो वो सारा इफेक्ट करता है आपकी टीम को।
چلیں رمیز کو ہٹا دیا, اب نجم سیٹھی کو تو کنٹینیو کرنے دیتے. مطلب وہ آرگنائز وہ کر رہے ہیں, شیڈیول وہ دے رہے ہیں, لیکن وہی نہیں ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے. اور اب یہ جو زہر بھرے تجزیہ کار ہیں, منافق تجزیہ کار, جو ایک دن کا لاکھوں روپیہ لیتے ہیں ایک دن ٹی وی پر بیٹھنے کا اور لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں. اب کوئی کہہ رہا ہے شان مسعود کو لے آؤ, کوئی کہہ رہا ہے سرفراز احمد کو لے آؤ. اور یار تمہیں یاد نہیں ہے کہ انہی تجزیہ کاروں نے کس ذلت کے ساتھ سرفراز احمد کو نکلوایا تھا ورلڈ کپ 2019 میں. سرفراز احمد کو اس کے بعد کس طرح سے نکالا گیا, یہ کیا ابھی آپ بھول گئے ہیں؟ یہ کل کی بات ہے. یعنی میں آج بھی بیلیو کرتا ہوں کہ 2019 کے ورلڈ کپ میں پاکستان نے شاندار پرفارم کیا تھا. ہمیں صرف ایک ہماری بیڈ لک ہوئی, ہم ویسٹ انڈیز سے انتہائی برا میچ ہارے اور وہ رن ریٹ ہمیں کاسٹ کر گیا آخر تک. وگرنہ دیکھیں نیوزی لینڈ کے ساتھ ہمارے 11 پوائنٹس برابر تھے اور وہ رن ریٹ کی بنیاد پر آگے کوالیفائی کیا. اور اس سے پچھلے میچ میں ایک بیڈ لک یہ ہوئی کہ ویسٹ انڈیز جیتنے والا تھا نیوزی لینڈ سے, لیکن وہ ہار گیا. بالکل جیت چکا تھا ویسٹ انڈیز لیکن وہ ہارا. اور وہ وگرنہ یہ تھا کہ نیوزی لینڈ کے 9 پوائنٹ ہوتے اور ہم 11 پوائنٹ کی بنیاد پر کوالیفائی کر جاتے. ہم نے انگلینڈ کو ہرایا جو سب سے فیوریٹ ٹیم تھی, ہم نے اس کو ہرایا. اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کو ہم نے ہرایا. مطلب اتنے فارم میں ہماری ٹیم تھی, میں کہتا ہوں بہت شاندار ہم نے پرفارم کیا. بیڈ لک تھی. اور بھائی جہاں 12 ٹیمیں کھیلنے جاتی ہیں وہاں پر ایک ٹیم جیتتی ہے, لیکن آپ نے ذلت کے ساتھ سرفراز احمد کو نکالا اور آج آپ کو وہی سرفراز یاد آ رہا ہے. یعنی ان لوگوں کے وہ طریقہ کار بدلے ہی نہیں ہیں. ایک نے پرفارم نہیں کیا تو اس کو ذلیل کر کے نکالو. تب بھی میرا یہی موقف تھا کہ سرفراز کو آپ کو اس طرح سے نہیں نکالنا چاہیے. یار وہ آپ کا کیپٹن ہے, اس نے آپ کو چیمپئنز ٹرافی جتوائی ہے. اس کو اگر آپ نے نکالنا بھی ہے تو ایک طریقہ کار کے ساتھ, عزت کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ آپ ان کو کپتانی سے ہٹائیں, لیکن نہیں ذلیل کر کے ہم نے نکالا. اور آج آپ کو وہی سرفراز یاد آ رہا ہے جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ اس کی تو ٹیم میں ہی جگہ نہیں بنتی. اچھا اب اگلے سٹیٹس آپ دیکھیے. ہم نے بابر اعظم کی کپتانی میں 2021 کے سیمی فائنل میں پہنچے, 2022 کا ہم نے فائنل کھیلا, ایشیا کپ کا ہم نے فائنل کھیلا. اچھا ہم نے 22 کا فائنل کھیلا ورلڈ کپ کا, لیکن کیا ہم نے بابر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ یہ منافق تجزیہ کار سب نے تنقید کی. وہ بھائی ایک ٹیم نے جیتنا ہوتا ہے, ہم فائنل تک پہنچے اور آپ تو کہہ بھی نہیں رہے تھے کہ ہماری فائنل تک پہنچنے والی ٹیم ہے, اور جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ ہمارا لک ہے. یعنی اتنا شاندار ٹیم پرفارم کرتی ہے اور جب کوئی اچیومنٹ کر لیتی ہے تو اسے آپ لک قرار دیتے ہیں, اور جب نہیں کرتی تو اسے ان کی نااہلی قرار دیتے ہیں. یار یہ کس قسم کی منافقت ہے؟ یہ جو سکندر بخش صاحب ہیں جو کہ موسٹ ٹاکسک اینالسٹ ہیں, پتہ نہیں انہوں نے کب کرکٹ کھیلی ہے, ہمیں تو نہیں پتا. بہرحال یہ ایک دن کہہ رہے تھے جناب رضوان احمد کو ہٹاؤ, اس کی تو جگہ ہی نہیں بنتی ٹیم میں, اور اگلے دن جب اس نے پرفارم کر لیا شری لنکا کے خلاف تو کہتے جی اس کو کپتان بناؤ, بابر اعظم کو ہٹاؤ. یار مطلب اتنی آپ منافقت سے بھرے پڑے ہیں اور لاکھوں روپے لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور ذرا یہ کوہلی کی سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ جب اس کو اسی معاملات کی وجہ سے کپتانی سے ہٹایا گیا تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں کس طرح سے سیمی فائنل میں پہنچا, ہم نے کیا اچیومنٹس کی, لیکن اس کے باوجود مجھے فیلڈ کیپٹن کہا گیا, جو کہ آج بابر اعظم کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ناظرین سمپل بات کیا ہے؟ سمپل بات, میں آپ کو اتنی تمہید کے بعد صرف بات یہ ہے کہ ہماری بولنگ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی. آپ کہہ رہے ہیں شان مسعود کو لاؤ, فلانے کو لاؤ, بھائی بیٹنگ کا تو پرابلم ہی نہیں ہے. بیٹنگ نے تو 42 اوورز میں 252 آپ کو کر کے دیے ہیں, اس کا کدھر سے پرابلم آ گیا؟ اچھا مین پرابلم ہماری بولنگ کا ہے. بولنگ جسے ہم ورلڈ کلاس کہہ رہے تھے, جو کہ ہے ورلڈ کلاس, لیکن یہ جو میں نے آپ کو سارا بتایا, ہمارا شیڈیول, ہمارا ریزرو ڈے کی پرابلمز, ہماری انجریز اور ہمارا سپن اس طرح سے ڈیفینیٹلی نہیں پرفارم کر سکا. تو مین پرابلم بولنگ کا ہے بھائی, اور بولنگ میں ہمیں کسی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ شاداب کو کہہ سکتے ہو یا نواز کو کہ کوئی نیا سپنر آپ لے کر آئیں, وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن جو ہماری پیس کے جو ہمارے فاسٹ بولرز ہیں ان میں کسی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو وہاں پر نہیں سپورٹ کر سکی, پھر انجریز ہو گئی. تو مین پرابلم جو ہمیں اس پورے ٹورنامنٹ میں رہی ہے وہ ہماری بولنگ کا پرابلم ہے. ہم نے 42 اوور میں 252 رنز بنائے ہیں, یعنی اگر 50 اوورز ہوتے تو ہم نے ڈیفینیٹلی 300 کراس ہم کر چکے ہوتے. تو ہماری بولنگ اس طرح سے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی, ہمارے سپنرز پرفارم نہیں کر سکے, شاہین افریدی نئی بال کے ساتھ وکٹ نہیں لے سکا, یہ پرابلم ہے. اور اس میں بھی شاہین کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہو جاتا ہے جو ہمارا شیڈیول تھا, جو ویدر کنڈیشنز تھیں, جو پریشر تھا, سم ٹائم ہو جاتا ہے. یہ سارے ورلڈ کلاس بولرز ہیں تو ان پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کو اگر آپ ہٹاتے ہیں تو مجھے بتا دیں بینچ پر کون بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم کھلائیں. مطلب یہ اتنی سی بات لوگوں تک پہنچانی ہے اور یہ نہیں پہنچائی جا رہی, اور جو غلط چیزیں ہیں وہ آپ تک رپورٹ کی جا رہی ہیں.
बैटिंग ने शानदार परफॉर्म किया। इंडिया के मैच को साइड पे रख दें, वो इतना बड़ा हमारे साथ जुल्म हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना ज्यादा उसने हमारी टीम को नुकसान पहुंचाया है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं। और मैं तो कह रहा हूं इस पर इंक्वायरी बिठाएं कि जिसने ये रिजर्व डे रखा है, यानी क्रिकेट को आपने तबाह करके रख दिया। ऐसी क्रिकेट होती है? ये तो सियासत है, और ये तो मैं कहता हूं कि बदतरीन फॉर्म है ये क्रिकेट की, ये बदतरीन मिसाल है क्रिकेट की। इस तरह से क्रिकेट नहीं होती। तो ये हमारी मैनेजमेंट का असल मामला था जिसने वो सारा मामला रखा। और अब ये बॉलिंग का प्रॉब्लम है जो कि आगे ठीक हो जाएगा जब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे। वहां की पिचेस डिफरेंट हैं और हमारा जो बैटिंग है वो ऑलरेडी शानदार परफॉर्म कर रहा है। आपने फखर को नहीं खिलाना, मैं तो कहता हूं उसको खिलाएं। नहीं भी खिलाना, अब्दुल्ला शफीक ने वैसे परफॉर्म कर दिया, साथ इमाम है, नीचे शानदार हमारे पास बैटर्स हैं। बॉलिंग का प्रॉब्लम है वो भी वहां पर जाकर ठीक हो जाएगा। तो इतनी सी बात आपको समझनी है। अच्छा, आखिर में जो इजलास की मैं बात कर रहा था, पीसीबी में इजलास हुआ है और उसमें जो सूबाई सिलेक्टर्स हैं, चीफ सिलेक्टर इंजमाम हक ने उनकी मीटिंग बुलाई। ये जब एशिया कप हो रहा था तब ये इजलास हुआ और अब उसमें फैसले किए गए हैं रिपोर्टेडली। और अब वो जल्दी मंजर आम पर आएंगे कि क्या इस स्क्वाड में कोई तब्दीली करनी चाहिए, क्या किसी नए को शामिल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यही जो स्क्वाड एशिया कप में था, जो 17 रुकनी बेहतरीन है, इसमें कोई एक आध चेंजिंग ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादती होगी अगर आप कोई नया बंदा लेकर आएंगे जिसको आपने पूरा साल नहीं खिलाया, फिर उसको इतने बड़े टूर्नामेंट में लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या गारंटी है कि वो परफॉर्म करेगा। ये जो स्क्वाड है यही सबसे बेहतरीन है मेरे ख्याल से, इसी को कंटिन्यू करना चाहिए और इसी पर भरोसा करना चाहिए। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने मेरिट के ऊपर, दलील के ऊपर कुछ चीज़ें आपके साथ रखी हैं। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।